यूथ रिच के ई लर्निंग प्रोग्राम में मैं रवि आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे, हमने इस टॉपिक में रखा है इस बार मनुष्य में पोषण या न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। क्योंकि हम लास्ट टॉपिक में बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम आज जिस टॉपिक पर हमने जिसको चुना है, बेसिकली मनुष्य में पोषण नामक टॉपिक को, और इसको चुनने का कारण ये है क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम की प्रोस्पेक्टिव, मतलब बोर्ड एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि इसमें हम न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, साथ ही साथ न्यूट्रिशन में हम पढ़ेंगे डाइजेशन। क्योंकि जो मनुष्य है वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड या कहें तो सबसे एक जटिल प्रकार का डाइजेशन सिस्टम अपने पास रखे हुए है, और जो उसका पोषण करने का मेथड है, तरीका है, वो भी एकदम सबसे डिफरेंट है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। आई होप कि आपने पिछली वीडियो को अच्छे से एंजॉय किया होगा और बहुत सारी चीज़ें उसमें सीखी होगी, और इसी के साथ आप आगे भी वीडियो को अच्छे से देखेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। एक और बात बच्चों, अगर आपको किसी भी चीज़ को समझने में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और पहले के जैसे ही मैं आपको एक बार फिर ये जानकारी देना चाहूँगा कि बच्चों, अगर आपके आसपास कोई कक्षा 9 या कक्षा 10 में बच्चा है जो पढ़ रहा है अभी, तो आप इस प्लेटफॉर्म को उनके पास तक भी आप उनको शेयर कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप इस प्लेटफॉर्म को जितना ज़्यादा हो सके आप इसको फैला सकते हैं, ताकि आपके साथ साथ कुछ अन्य बच्चों को भी इस प्लेटफॉर्म से फ़ायदा मिल सके। तो चलिए बच्चों, हम अब इसको शुरू करते हैं। हाँ, तो मनुष्य में पोषण, जैसे कि हम पोषण के बारे में बात कर चुके हैं कि शरीर को ऊर्जा देने के लिए या कुछ भी शरीर से काम लेने के लिए उसको खाने की ज़रूरत पड़ती है। तो ठीक इसी प्रकार मनुष्य को भी अगर अपने लाइफ प्रोसेस को चलाना है तो उसके लिए भी उसको खाने की ज़रूरत पड़ेगी, और उसी खाने की वजह से वो क्या करता है, अपने आप को एनर्जी दे पाता है। हाँ, तो हम इसको ही अब देखेंगे। इसमें जो हमारा पहला पॉइंट है इसमें है कि मनुष्य एक सर्वाहारी या सर्वभक्षी प्रकार का जीव है, जो अपने पोषण के लिए पेड़ पौधों के साथ साथ जानवरों पर भी निर्भर होता है, अर्थात वह इन दोनों को खा सकता है। हाँ, तो बच्चों, इसमें हमारी जो एनाटॉमी है, या मतलब हमारे जो शब्द है इसमें सर्वाहारी या सर्वभक्षी, इसका मतलब होता है कि ऐसा जीव जो मांस भी खा सकता हो, और ऐसा जीव जो हमारा पेड़ पौधे या घास फूस भी खा सकता हो, मतलब साग सब्जियां और मांस, जो इन दोनों को खा लेता हो उसी को हम सर्वभक्षी या सर्वाहारी कहते हैं। मतलब वो जीव जो मांस और साग सब्जियां सारी चीज़ें खा लेता हो उसी को ही हम क्या कहते हैं, हम सर्वभक्षी जीव या सर्वाहारी जीव कहते हैं। हाँ, तो बच्चों, आप कुछ ऐसे एग्जाम्पल अपने लिए देख सकते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें आती हों। मतलब ऐसा कोई जीव जो साग सब्जी भी खाता हो, साथ ही साथ वो जानवरों को भी खा लेता हो, तो आप उनके एग्जाम्पल अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। तो ये आपको करना है। तो मनुष्य की सबसे अच्छी गुण यही होती है कि वो क्या होता है, वो जानवरों को भी खा लेता है और अपनी साग सब्जियों को भी खाता रहता है। तो ये इसका मेन कैरेक्टर है। दूसरा है कि मनुष्य एक जटिल प्रकार का जीव होने के कारण उसकी पोषण प्रणाली भी बहुत जटिल प्रकार की होती है। मैं इससे पहले भी ये चीज़ आपको बता चुका हूँ कि वाकई में जो हमारा ये मनुष्य है वो बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड टाइप का वो है जीव, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। हाँ, मनुष्य में भोजन के पाचन के लिए एक पाचन नली यानी एलिमेंट्री कैनाल होती है, तथा उससे जुड़ी कुछ पाचन ग्रंथियाँ होती हैं जो एक साथ मिलकर शरीर को पोषित करती हैं। बच्चों, मानव के शरीर में जो सबसे मेन चीज़ होती है वो होती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल या पाचन नली। इसको हम आगे चल के बहुत अच्छे से डीपली पढ़ेंगे, अभी तक आप इसको यहीं पर रोक सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट में देखें तो मानव में पोषण 5 चरणों में होता है। नंबर 1 अंतर्ग्रहण मतलब इंजेशन, नंबर 2 पाचन मतलब डाइजेशन, नंबर 3 अवशोषण मतलब एब्जॉर्प्शन, और आत्मसात्करण या मिक्स करना, इसको बोलते हैं एसिमिलेशन, परित्याग या बाहर निकाल देना, इसको बोलते हैं एजेशन। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस हम जो हमारा मानव में न्यूट्रिशन है या मनुष्य में जो हमारा पोषण है, इसमें हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इसको आगे लेके चलते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले अगर हम पोषण की बात करें तो हम पाचन क्रिया को ही इसके अंदर पढ़ते हैं कि एक इंसान के अंदर, एक ह्यूमन बीइंग के अंदर किस प्रकार से पाचन हो सकता है और कौन कौन सी इसकी प्रक्रियाएं हैं, वही इसमें हम देखते हैं। तो हम इसको कुछ पार्ट में डिवाइड कर लेंगे कि अगर हमें मतलब पाचन पढ़ाना है मनुष्य के अंदर, हम इसको 4-5 भागों में बांट लेंगे और एक एक भाग पर हम बहुत अच्छे से ध्यान देंगे।
तो इस पोषण में या मनुष्य में पाचन में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो होती है पाचन नाल या एलिमेंट्री कैनाल। बच्चों आप इसमें डायग्राम में देख सकते हैं कि जो इंसान का मुंह बना हुआ है यहाँ से लेके नीचे तक, है ना, जहाँ एनस ये गोल गोल सर्किल बना है ना रेड कलर में, अगर हम यहाँ तक देखें तो ये पूरी की पूरी चीज़ें इसके अंदर जितने भी भाग आपको दिखाई दे रहे हैं ये पूरा का पूरा इसी पाचन नाल के अंदर आती है ना। ये पूरी की पूरी पाचन नाल है, यहीं से धीरे धीरे अलग अलग हिस्सों में जाके हमारा जो भोजन है वो पचता है, डाइजेस्ट होता है या वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके अंदर हमारी जो मुंह है वो आता है, हमारा गला आता है, हमारा पेट आता है, हमारी छोटी आंत या बड़ी आंत आती है और बाद में हमारा एनस या कहे तो हमारा जो गुदा द्वार है, वो सारी चीज़ें इसी एलिमेंट्री कैनाल या पाचन नाल के अंतर्गत ही आती हैं। तो चलिए हम सबसे पहले पाचन नाल को ही देखेंगे, इसके कौन कौन से कैरेक्टर हैं इसको हम अच्छे से देखते हैं कि मनुष्य में पाचन नाल अलग अलग आकार या व्यास की होती है। देखिए जैसा हमारा शरीर, हम बचपन से बड़े होते हैं तो शरीर में परिवर्तन आते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो हमारे शरीर के अंदर हमारी एलिमेंट्री कैनाल है या पाचन नाल है उसका भी साइज हर एक मनुष्य में अलग अलग होता है। अगर कोई नाटा इंसान है, मतलब वो बोना है, तो उसके अंदर कनाल छोटी होगी। जो इंसान बड़े लंबे चौड़े हैं, हट्टे कट्टे हैं, उनके अंदर ये कनाल बड़ी होगी। तो इसका कोई एक पर्टिकुलर इसका साइज नहीं होता, ये हर मनुष्य में अलग अलग प्रकार की होती है। पाचन नाल की शुरुआत मुंह से होकर यह गुदा मतलब एनस तक जाती है। आप देख रहे होंगे डायग्राम में कि इसमें जो मुंह बना हुआ है यहीं से हमारी ये कैनाल शुरू होती है और आखिर में एनस तक, मतलब जो हमारा ये रेड कलर में हमने राउंड किया हुआ है ना डायग्राम के अंदर, ये यहाँ तक की पूरी एलिमेंट्री कैनाल ही होती है। श्वास नली, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सभी पाचन नाल के हिस्से ही होते हैं। अब हम जिन आगे टॉपिक पर बात करेंगे ये सारे के सारे हिस्से हमारे इसी पाचन नाल या हमारी एलिमेंट्री कैनाल के ही एक पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले आपको पाचन नाल को अच्छे से देखना है, कौन सी होती है, कहाँ होती है। आप डायग्राम का यूज कर सकते हैं, इसके कौन कौन से खास गुण होते हैं, अक्सर इसकी लंबाई या इसका शुरुआत कहाँ से होती है और इसका अंत कहाँ पर होता है, और इसके अंदर कौन कौन से हिस्से हमारे शरीर के आते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से देखने हैं। चलिए अब हम इसी पाचन नाल की जो क्रिया हमने शुरू की थी, है ना, और इसका जो नंबर सेकंड पॉइंट है हमारे जैव परिक्रम सब्जेक्ट में, हमारे किसका, मानव में पोषण का, नंबर 2 पे हम बात करेंगे मुंह, है ना। तो मुंह के भी कुछ खास कैरेक्टर होते हैं, गुण होते हैं, जिसके आधार पर ही हम इसको पढ़ते हैं। इसका नंबर 1 गुण होता है कि यह पाचन नाल का मुख्य द्वार है जहाँ से भोजन को ग्रहण किया जाता है। देखिए बच्चों, आप अपना जब खाना शुरू करते हैं आप सबसे पहले उसको मुंह में ही रखते हैं और वहीं से ही खाने की हमारी शुरुआत होती है, और वही हमारे एलिमेंट्री कैनाल या पाचन नाल का सबसे पहला भाग होता है। वहीं पर ही हम खाने को रखते हैं, उसको चबाते हैं और यहीं से हमारी खाने की पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि हमारा मुंह कुछ इस टाइप का होता है ना। हाँ, मुंह के पीछे स्थित मुख गुहा या बक्कल कैविटी को आमतौर पर ही हम मुंह के नाम से जानते हैं। बच्चों हमारे जो राइट साइड में हमने डायग्राम इसमें आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर एक ये आप इसको देख सकते हैं अच्छे से कि अंदर का जो हिस्सा है, मतलब जिस हिस्से में हम अपने भोजन को चबाते हैं और इसको चाइम करते हैं, चबाते हैं, लगातार चबाते हैं और मुंह में रखते हैं, अक्सर इसी भाग को ही हम अपना मुंह कहते हैं, है ना। और इसको इसका जो वैज्ञानिक नाम है या इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है बक्कल कैविटी। इसको हम बक्कल कैविटी बोलते हैं। तो यहीं पर ही हम अपने भोजन को रखते हैं और इसी के अंदर ही, बक्कल कैविटी के अंदर ही हम इसको चबाते हैं, ठीक है। हाँ, इसी मुख गुहा में ही हमारे दांत और जीभ होते हैं। अगर आप अपना मुंह खोल के देखेंगे तो इसी बक्कल कैविटी के अंदर आपके जितने भी दांत हैं वो इसी के अंदर पाए जाते हैं, और साथ ही साथ जो आपकी जीभ जिससे आप टेस्ट करते हैं, है ना, किसी भी खाने का आप स्वाद चखते हैं, वो भी इसी बक्कल कैविटी के अंदर पाई जाती है। नंबर 4, मुख गुहा में दांतों का एक सेट होता है जो भोजन को काटने और चीरने में मदद करता है। आप सभी जानते हैं कि दांतों का सबसे बड़ा काम क्या होता है कि किसी भी हार्ड से हार्ड भोजन को उसको तोड़ देना, है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना और साथ ही उसको चबाना, मतलब उसको बहुत बारीक पीस लेना। तो ये सबसे मेन काम होता है किसका, हमारे दांतों का, जो हमारी बक्कल कैविटी के अंदर आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 5, जीभ खाने के स्वाद और उसे नीचे की ओर धकेलने में मदद करती है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि बाय द वे आपको कुछ खाना है तो उसका स्वाद कहाँ से आएगा, है ना। आप सबसे पहले अपनी जीभ से उसको टच करेंगे और टच करने के बाद ही आप उसको बताएंगे कि इस खाने का स्वाद
ये तीखा है या मीठा है, ये कैसा है। आप अब बिना जीभ के किसी भी खाने का स्वाद नहीं बता सकते। तो एक काम तो हमारी जीभ का होता है कि किसी भी खाने का स्वाद का पता करना। दूसरा काम होता है कि इस खाने को धीरे से, है ना, निगलना, मतलब नीचे की ओर धकेलना। आप देखते होंगे, आप खाना मुंह में चबाते हैं, फिर हल्के से धक्के के साथ इस खाने को नीचे की तरफ लेके जाते हैं। तो जो हमारी टंग होती है, हमारी जीभ होती है, ये खाने को नीचे की ओर धकेलने में भी मदद करती है। नंबर 6 इसकी बात करें तो लार ग्रंथियां, है ना। लार ग्रंथियां भी मुख गुहा में ही होती हैं, जो भोजन में लार मिला देती है और भोजन को मुलायम और पचने योग्य बना देती है, और यहीं से ही हमारी पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। बच्चों, आप 2 डायग्राम आप देख रहे होंगे अपनी स्लाइड के अंदर। इसमें हम अगर देखें तो इसमें जो हमारा लेफ्ट साइड का वो है पार्ट, इसमें अपनी टंग को ऊपर की तरफ उठाया गया है। तो टंग के नीचे का जो हिस्सा होता है ना, यहाँ से हमारा कुछ सिक्रेशन होता है, मतलब कुछ एक फ्लूइड टाइप का हमारा एक द्रव्य पदार्थ निकलता है, जो क्या करता है, वो हमारे खाने को बहुत चिपचिपा बना देता है। आप खुद भी महसूस करके देख सकते हैं कि जब आप खाना अपना चबाते हैं तो क्या होता है उसके अंदर, कि खाने में लार मिल जाती है और वो खाना बहुत चिपचिपा हो जाता है, मतलब बहुत विस्कस सा हो जाता है। तो इसका मेन मकसद क्या होता है इस खाने को चिपचिपा करने का, क्योंकि जो हमारा गला होता है, अगर हमें उस गले से उस खाने को नीचे की तरफ लेके जाना है, तो जो हमारा गला होगा ये उसमें अटकेगा नहीं, है ना। ये बहुत चिकनी हो जाती है इसकी सतह, ताकि ये फिसलते हुए नीचे की तरफ चला जाए। और एक बात का और ध्यान रखना बच्चों, हमारा जो पाचन, खाने को जो पचाने की हमारी प्रक्रिया होती है ना, वो हमारी यहीं से, हमारे मुंह से ही शुरू हो जाती है। तो लार ग्रंथियां में होती हैं जो भोजन को थोड़ा चिपचिपा कर देती है, उसको मुलायम बना देती है, ताकि भोजन आराम से गले से नीचे उतर जाए। तो ये हमारे मुंह का ही काम सारा होता है। चलिए अब हम नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 आता है हमारा ग्रसनली या ईसोफेगस। बच्चों, अगर हम बात करें गले की, है ना, तो गले से नीचे की तरफ, है ना, जैसे मुंह से खाना नीचे की तरफ लेके जाएंगे तो हल्का सा जहां हमारा ये जो हमारा वो है ना, हमारा जो फेस जिस गर्दन पे ऊपर की तरफ लगा हुआ होता है, तो अगर हम थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएं तो यहीं से हमारा ईसोफेगस या हमारी ग्रसनली होती है ना। जैसे कि आप इसमें डायग्राम में भी आप अच्छे से देख सकते हैं, एक प्रकार का एक छोटा सा पाइप सा होता है जो नीचे की तरफ जाता है। तो अगर हम इसके कुछ खास गुणों के बारे में बात करें तो यह एक ट्यूब के समान संरचना होती है, जो लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। हाँ, तो सबसे पहले जो इस ट्यूब का साइज होता है ईसोफेगस का, या हमारी जो ग्रसनली होती है, इसका जो साइज होता है वो 25 सेंटीमीटर के आसपास होता है। 25 सेंटीमीटर लगभग 1 फीट से थोड़ा सा ज्यादा ना, लगभग 1 फीट के आसपास ही आप मान के चल सकते हैं कि लगभग इतना ही होगा। ठीक है, हाँ, तो उसका साइज 1 फीट के आसपास होगा। चलो इसके दूसरे बारे में हम देख लेते हैं कि इसके दोनों छोरों पर वाल्व होती है, जो इसे खुलने या बंद होने से मदद करती है। देखिए बच्चों, जो हमारा ये ईसोफेगस होगा ना, इसी में हमारी 2 वाल्व लगी होगी। वाल्व, है ना, वाल्व क्या होती है कि एक ढक्कन टाइप के कुछ हमारे वो होते हैं, है ना, ढक्कन टाइप के कुछ एक स्ट्रक्चर होता है हमारे गले के अंदर, जो क्या करता है कि वो खाने को नीचे की तरफ ले जाता है और उस ढक्कन को बंद कर देता है। जैसे कि कभी कभी आपने देखा होगा, बाय द वे, आपने पानी पिया, है ना, तो आप कुछ टाइम के लिए पानी को अपने गले में रोक के रख लेते हैं, है ना। कारण वही है कि इसके अंदर आपका जो ईसोफेगस है या आपकी ग्रसनली है, इसमें 2 आपके वो होंगे वाल्व, जो क्या कर लेते हैं, वो इस गले को या इस ग्रसनली को बंद कर देते हैं, ताकि नीचे की चीज नीचे रहे और ऊपर की चीज ऊपर रहे। तो ये इनकी संख्या ईसोफेगस के अंदर 2 होती है, इसका ध्यान रखिएगा। अगला इसका पॉइंट देखते हैं कि इसका कार्य भोजन और तरल पदार्थों को निगलने के बाद पेट तक पहुंचाना है। तो ग्रसनली या ईसोफेगस का जो मेन काम होता है वो होता है हमारा खाने को हमारे पेट या हमारे अमाशय तक, जिसको हम स्टमक बोलते हैं ना, उस तक पहुंचाना। तो ये मेन काम है हमारे ईसोफेगस या ग्रसनली का। चलिए अब हम नंबर 4 पे बात कर लेते हैं, पेट, जिसके बारे में हमने भी 1 सेकंड पहले ही आपको डिस्कस किया था कि ये होता है हमारा पेट। आप इसमें देख सकते हैं कि जो आपका स्क्रीन पे आपका डायग्राम दिखाई दे रहा है, और इसमें आप देख सकते हैं ना, जिस तरह इंग्लिश में लिखा गया स्टमक, तो ये एक थोड़ा सा थैले के टाइप का, एक पॉकेट के टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है हमारे शरीर के अंदर, जिसको हम अक्सर स्टमक के नाम से जानते हैं, जिसको हम पेट बोलते हैं। तो चलिए अब हम इसको थोड़ा सा डीपली पढ़ लेते हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और इसका काम क्या होता है। चलिए इसका पॉइंट 1 पढ़ लेते हैं कि पेट एक मोटी दीवार वाली थैलीनुमा संरचना होती है।
आप स्लाइड में देख सकते हैं कि एक पॉकेट सा बन रहा है ना, थैला सा बना हुआ है। और बच्चों इसके अंदर की जो वाल्व होती है, मतलब इसकी जो दीवार होती है वो बहुत मोटी टाइप की होती है। मतलब इसकी जो चमड़ी होती है ना अंदर से, इस दीवार के अंदर से, तो इसका जो दीवार होती है हमारे पेट की, वो थोड़ी सी, इसकी जो चमड़ी होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है, ताकि ये कैसे भी करके मजबूती से एक जगह बनी रहे, ताकि ये कभी मतलब फट ना पाए। आपने कभी कभी कोई रेयर केसेस देखा होगा कि किसी को चोट लग जाती है या किसी वजह से इंसान का पेट भी फट जाता है। ये तभी होता है कि जब हमारी जो वाल होती है, पेट की वाल होती है, मतलब दीवार होती है, वो कमज़ोर हो जाते हैं, तो उसी वजह से हमारा कभी कभी पेट भी फट जाता है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं ताकि ये सारी चीज़ें इसमें देखने को ना मिले। चलिए इसका नंबर पॉइंट 2 देख लेते हैं कि इसका ऊपरी भाग ग्रसनी से तथा निचला भाग छोटी आंत से जुड़ा हुआ होता है। बच्चों आप इसमें देख सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर हमने आपको दिखाया है ना, डिस्प्ले के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है कि इसकी जो शुरुआत, इस हमारे पेट की जो शुरुआत होती है, तो ऊपर का जो हिस्सा है ये वाला इसोफेगस, जहाँ आपको इसोफेगस लिखा हुआ है ना, तो ये वाला हिस्सा हमारी इसोफेगस से जुड़ा हुआ होता है। और नीचे की तरफ आप देखे होंगे डियोडेनम है ना, ये हिस्सा हमारा जुड़ा होता है किसके साथ, हमारी छोटी आंत के साथ। नंबर 3 देख लेते हैं कि पेट की भीतरी सतह के अंदर म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचन रस स्रावित होते हैं। पेट की एक खास बात होती है कि जब भोजन हमारी ग्रसनी से होते हुए हमारे पेट के अंदर जाता है, तो उसमें कुछ प्रकार के हमारे कुछ एसिड्स होते हैं, अम्ल होते हैं, जो क्या करते हैं, भोजन को पचाने में हमारी सहायता करते हैं। उसमें जो मेन है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जो क्या करता है, भोजन को पचने में हमारी सहायता करता है। नंबर 4 देख लेते हैं कि जब भोजन पेट में होता है तो वह अर्ध ठोस होता है, जिसे चाइम कहा जाता है। मतलब जैसे आपने खाना खाया, उसको चबाया, चबाते चबाते वो इसोफेगस में जाएगा, मतलब हमारी ग्रस नली में जाएगा, और उसके बाद वो एंटर करेगा हमारे पेट के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर। तो जो वो हमारा मतलब एक विस्कस सा गाढ़ा सा है ना, बहुत गाढ़ा सा जो हमारा एक वो मटेरियल होगा, उसको हम बोलते हैं चाइम। और ये ना तो ठोस होगा ना द्रव होगा, जबकि ये ठोस और द्रव के बीच की कंडीशन का होगा, जिसको हम चाइम बोलते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि ये अर्ध ठोस होता है। इसका एक और पॉइंट हम देख लेते हैं पेट के बारे में कि पेट में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रोटीन के आंशिक पाचन में मदद करता है और हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। अभी हमने बताया कि हमारा जो पेट होता है उसके अंदर कुछ अम्ल होते हैं, और उनका जो मेन काम होता है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करना होता है ना। जो हम अपने खाने में प्रोटीन वगैरह लेते हैं, ये उसको थोड़ा सा डाइजेस्ट कर देता है। दूसरा इसका जो मेन काम होता है कि हमारे शरीर के अंदर कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, है ना, कुछ अच्छे बैक्टीरिया भी हो सकते हैं शरीर के अंदर, कुछ बुरे भी हो सकते हैं। तो मेन काम क्या होता है कि जो हमारे शरीर के अंदर जो बुरे टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, तो ये जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl, ये क्या करता है कि इन्हीं बैक्टीरिया को खत्म कर देता है पेट के अंदर से, ताकि जो पेट का पूरा काम है, उसकी जो प्रोसेस है, वो अच्छे से प्रॉपर्ली काम करती रहे। तो ये भी इसका काम होता है। चलिए बच्चों, अब हम देख लेते हैं नंबर 5 अपना छोटी आंत के बारे में। इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। आप डायग्राम में राइट साइड में देख सकते हैं, जितना भी ये रेड कलर वाला आपको पोर्शन नजर आ रहा है पेट के अंदर, ये पूरा का पूरा ही हमारा क्या है, ये हमारी छोटी आंत है ना। और इसकी बगल में आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कि ये जो थोड़ी सी ककड़ी टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है बहुत सारा ना इस डायग्राम के बीचों बीच, ये पूरी की पूरी हमारी होती है छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन। अब चलिए इसका कुछ हम इसके कैरेक्टर भी देख लेते हैं। हाँ, तो छोटी आंत पाचन नाल का सबसे लंबा हिस्सा होता है, जिसकी लंबाई मनुष्य में लगभग 20 फीट होती है। तो बच्चों आप इसका पहला आप जो कैरेक्टर है आप इसको देख चुके हैं कि जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है, तो इसमें जो सबसे लंबी जो हमारा स्ट्रक्चर है ना हमारे शरीर के अंदर, वो हमारी छोटी आंत ही होती है, जिसका लगभग जो लंबाई है वो 20 फीट के आसपास होती है। तो उसको भी आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा कि इसकी लंबाई कितनी होती है। हाँ, तो इसके मुख्य 3 भाग भी होते हैं। इसको इन्होंने क्या कर दिया, छोटी आंत को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और इन्होंने बोल दिया कि क्या है कि इसके 3 भाग होते हैं। इसका भाग 1 जो होता है उसको बोलते हैं डियोडेनम। ये जो डियोडेनम होता है, ये इस भाग का मतलब इस छोटी आंत का वह भाग होता है जो क्या होता है, हमारे पेट से जुड़ा हुआ होता है। आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, देखिए आप ये आपकी जो डिस्प्ले पे स्ट्रक्चर चल रहा है, आप इसमें देख सकते हैं कि जो हमारा ये थैलीनुमा संरचना है, इसमें जो ऊपर की तरफ हिस्सा लगा हुआ है ना, ऊपर की तरफ निकल रहा है, तो यही हमारा वो डियोडेनम है जो क्या होता है, पेट से जुड़ा
होता है। ठीक है, आप आई होप इसको आप चित्र में देख के समझ गए होंगे। दूसरा जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो होता है जैजुनम, है ना, छोटी आंत का मध्य का भाग। अब जहाँ पर भी आपकी छोटी आंत होती है उसका जो बीच का मिडल पार्ट होता है, आप इसमें डायग्राम में देख सकते हैं, जो बीच वाला हिस्सा है ये पूरा का पूरा हमारा कहलाता है जैजुनम। ठीक है, चलिए अब तीसरा देखें तो ये होता है इलियम, मतलब छोटी आंत का सबसे आखिरी भाग जो आगे चलकर बड़ी आंत से मिलता है, वही हमारा इलियम कहलाता है। मतलब वह हिस्सा जो हमारी बड़ी आंत से मिलने वाला है। आप इस चित्र में जो आपके डिस्प्ले पे आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, आप इसमें देख सकते हैं कि जो नीचे की तरफ हिस्सा नीचे की तरफ जा रहा है ना, और इस बड़े से स्ट्रक्चर के साथ मिल रहा है, इस बड़े से स्ट्रक्चर के साथ मिल रहा है, तो वही हमारा क्या है, वही हमारा इलियम होता है। चलिए अगर आगे बात करें तो अधिकांश रासायनिक पाचन और अवशोषण छोटी आंत में ही होते हैं। मतलब कि जितना भी हमारा जो भोजन होता है ना, जितना हम खाते हैं अक्सर, उसमें से मैक्सिमम मतलब 60 से 70% जो हमारा डाइजेशन होता है खाने का, वो हमारी छोटी आंत के अंदर ही होता है। हाँ, तो चलिए अब हम इस बड़ी आंत के बारे में देख लेते हैं कि जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, इसका आप पहले सबसे पहले आप स्ट्रक्चर देखिए। आप साइड में लेफ्ट साइड में देख रहे हैं कि जो एक मानव की आकृति बनी हुई है, इसमें जो रेड कलर वाला ऑप्शन है ना, बड़ा सा ये साइज आपको नजर आ रहा है, ये हमारी बड़ी आंत है। क्योंकि थोड़ी सी मोटी होती है ये, इसलिए इसको हम बड़ी आंत भी बोलते हैं। इसकी एनाटॉमी सीधी से आपको नजर आ ही रही है कि ये कौन सा हमारी, इसके कौन कौन से हिस्से किस किस नाम से हम उसको बोल सकते हैं। तो ये हमारा बड़ी आंत का स्ट्रक्चर है, आप इसको केयरफुली अच्छे से देख सकते हैं। चलिए अब इसके थोड़े कैरेक्टर के बारे में हम देख लेते हैं कि मनुष्यों में बड़ी आंत की लंबाई लगभग 5 फीट होती है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि जैसे हमारी छोटी आंत का साइज 20 फीट था, उतनी लंबी ये नहीं होती, इसका जो साइज होता है वो 5 फीट के आसपास होता है ना। 5 फीट से थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है और 5 फीट से थोड़ा सा कम भी हो सकता है, बस ये इनके एवरेज में रहता है 5 फीट के आसपास ना। हाँ, तो इसके 2 भाग होते हैं। नंबर 1 कोलोन, इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है, और रेक्टम, इसकी लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर के आसपास होती है। आप डायग्राम को देखिए तो जो सबसे लंबे वाला हिस्सा है ना, जो आपको सबसे लंबे वाला हिस्सा नजर आ रहा है, वही हमारा क्या है, वो हमारा कोलोन है। और नीचे की तरफ आखिर में जो चीज़ें आपको नजर आ रही है, इस आंत के, बड़ी आंत के सबसे लास्ट वाला भाग जो आपको नजर आ रहा है, ये हमारा रेक्टम होता है। और जिसकी जो इसकी लेंथ होती है वो लगभग 10 सेंटीमीटर के आसपास होती है। हाँ, तो इलियम के बाद बड़ी आंत के भाग को कोलोन तथा बड़ी आंत के आखिरी भाग को रेक्टम कहा जाता है। बच्चों आप एक बार फिर डायग्राम देख सकते हैं कि जहाँ से इलियम जुड़ेगा ना बड़ी आंत के साथ, इलियम, जैसे कि हमने छोटी आंत में इलियम पढ़ा था, है ना, नीचे का भाग एकदम छोटी आंत का, तो ये इलियम का या कहते छोटी आंत का जो सबसे लास्ट वाला भाग बड़ी आंत से मिलेगा, उसी भाग को हम कोलोन बोलते हैं। मतलब छोटी आंत का सबसे आखिर का भाग और बड़ी आंत का सबसे शुरू का भाग, जहाँ ये आपस में मिलेंगे, उसी भाग को हम क्या कहते हैं, उसी भाग को हम कोलोन कहते हैं। और आगे बड़ी आंत का सबसे आखिर का भाग, जहां से एनस, मतलब जहां एनस हमारा जुड़ेगा, उसी भाग को हम रेक्टम बोलते हैं। तो आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, आप डायग्राम में भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं कि इसमें भोजन के पाचन के लिए आवश्यक उपयोगी बैक्टीरिया होते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे हमारी छोटी आंत के अंदर कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, सेम ऐसे ही हमारी बड़ी आंत के अंदर भी कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे भोजन को पचाने में हमारी मदद करते हैं। हाँ, तो बच्चों इसका ये आखिरी पार्ट है हमारे मनुष्य में पोषण का, इसको बोलते हैं एनस या गुदा द्वार। ठीक है, तो आई होप कि आप पीछे का समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे होंगे तो आप वीडियो को दोबारा फिर पॉज करके उसको अच्छे से समझ सकते हैं, उसके एक एक शब्द को आप देख सकते हैं। तो चलिए आखिरी भाग के बारे में हम बात कर लेते हैं, गुदाद्वार या एनस। अब आप डायग्राम में देख लीजिए, सबसे जो आपकी बड़ी आंत आप दिख रही होगी ना, बड़ी आंत एक स्ट्रक्चर बना हुआ है आखिर में जाके, जहाँ रेक्टम लिखा हुआ है, रेक्टम वो हिस्सा है जहाँ एनस इससे मिलता है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तो इसमें ये हिस्सा आपको नजर आ रहा है। और आखिर में आप इसमें देखिए लिखा हुआ होगा कि एनस, है ना, एनस जहाँ लिखा हुआ है, तो एनस जो होता है हमारा वो हिस्सा होता है हमारे इस पूरे डाइजेशन सिस्टम का, हमारी पूरी पोषण प्रणाली या हमारे पाचन प्रणाली का, जहाँ से हमारा वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है। मतलब हमारे खाने का वह भाग जो हमारे शरीर में नहीं पच पाता,
और जिसको हम अपशिष्ट पदार्थों के रूप में जिस हिस्से से बाहर निकालते हैं उसी को हम एनस या गुदाद्वार बोलते हैं। यहीं से हमारा जितना भी फूड मटेरियल होगा, वेस्ट होगा, वो यहीं से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो मेन काम इसका हमारा यही होता है। हाँ, तो इसमें नंबर 2 में लिखा है कि इसी भाग के द्वारा अपचित या अवशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। वो चीज़ मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि यही वो हिस्सा है जहाँ से हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड या बिना पचा हुआ जो खाना होता है वही हम इस स्थान से हम अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो आई होप बच्चों की आपको कुछ चीज़ें समझ आई होंगी, और अगर आपको कुछ चीज़ें समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई होगी तो आप इस वीडियो को दोबारा फिर देखिए, और तब भी अगर आपको कुछ समस्या आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों, मैं आपको एक सजेशन जरूर देना चाहूँगा कि जिस टॉपिक पे हमने अभी बात की है ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव से, और हो सके तो आप अगर इस चैप्टर की तैयारी करें तो पूरे डायग्राम के साथ करें, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मनुष्य में पाचन क्रिया या मनुष्य की पोषण क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। मतलब आपको उसमें डायग्राम भी ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आप इसको प्लीज़ अच्छे से देखिए, और एक बार फिर आपको कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल को यूथ रीच ने जो ई लर्निंग प्रोग्राम शुरू किया है, आप इसको अच्छे से इसको यूटिलाइज़ करिए, और जितना ज़्यादा हो सके आप अपने रिलेटिव को या अपने सहपाठियों को भी आप इसको शेयर कर सकते हैं, ताकि वो इस लॉकडाउन के टाइम में अपनी एजुकेशन को अच्छे से चलाते रहें। तो बच्चों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।